अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में कोशिशें हो रही हैं दो किस्म की। एक, पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है कि वहाँ मुज़ाकरात का जो तातुल आया है अमेरिका और ईरान के दरमियान में वो तातुल ख़त्म हो जाए, और इसीलिए पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अचानक ईरान पहुँचे हैं। वहाँ उनकी मुलाकात हुई है ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से, और ईरान के वज़ीर दाखिला से भी उनकी मुलाकात हुई है। कुछ और लीडरशिप से भी उनकी मुलाकात होगी, और वहाँ कोशिश ये हो रही है कि ईरान दोबारा मुज़ाकरात को ज्वाइन करे और स्विट्ज़रलैंड ईरान का वफ्द पहुंच जाए। दूसरी तरफ इसराइल कोशिश कर रहा है कि ये मुज़ाकरात में जो तातुल आया ये मुस्तकिल हो, और जो पीस डील अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने करवाई है, पाकिस्तान की इन कोशिशों को सबोटाज किया जाए। इसलिए लेबनान पे बार बार इसराइल हमले कर रहा है। इसके बावजूद कि जंग बंदी के बारे में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों ममालिक के दरमियान साइन हुआ है, उसका पहला हिस्सा यही है कि लेबनान में भी जंग बंदी होगी। लेटेस्ट खबरें वहाँ पे क्या हैं, जो मुज़ाकरात दोबारा शुरू करवाने की कोशिशें हो रही हैं, इस पे हम बात करेंगे। अनस मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद है इस वक्त ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में, जो बर्गनस्टॉक के बिल्कुल करीब है। अनस, बताइएगा क्या है आपके पास इतलात, क्या मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं? जेडी वैंस के बारे में मैंने सुना है कि इतवार या पीर को उन्होंने खुद कहा है कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर तो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। क्या डेवलपमेंट है? बहुत बहुत शुक्रिया अफसार साहब। अफसार साहब देखें, जैरेड कुशनर जो हैं इस पूरे अशना के अंदर वो बर्गनस्टॉक और स्विट्जरलैंड में ही मौजूद थे। पिछले 2 रोज से, जब से ये अनसर्टेनिटी थी कि मुज़ाकरात होंगे कि नहीं होंगे, जुमेरात के रोज़ जैरेड कुशनर जो है वो बर्गनस्टॉक पहुंच चुके थे, और फिर कल गोया जुम्मे के रोज़ जो है वो कतर के वज़ीर आज़म जो उनके वज़ीर ख़ारजा भी हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। इस वक्त जो बैक चैनल नेगोशिएशन हैं और उसी की कंटिन्यूटी के अंदर जो है मोहसिन नकवी साहब का दौरा ईरान हो रहा है, वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर हो रहा है कि ईरान किसी तरह इस मुज़ाकरात के सिलसिलों को आशूर तक डिले ना करे, रादर जल्दी से जल्दी इस मुज़ाकरात के सिलसिलों को कंटिन्यू करे। और मेरे ख्याल से कल तक जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉर्मल सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशन जो है वो शुरू हो सकते हैं। हायर प्रोबेबिलिटी उसकी यही बताई जा रही है कि वो शुरू हो जाएंगे, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि दोनों फरीक़ैन सालसीन जो हैं गोया पाकिस्तान बतौर सालिस और जो कतर साइड है जो बतौर फैसिलिटेटर, वो उनके आला तरीन ओहदेदारान जो हैं वो ज़रूर यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अरेंजमेंट अभी किए जा रहे हैं। सुनने में यही आ रहा है कि शायद अगले चंद घंटों में या आज रात तक किसी वक्त में सैयद अब्बास अराग़ची जो ईरानी वफ़द लीड करेंगे वो भी अपने वफ़द के हमरा यहाँ पहुँच सकते हैं। जी, तो पाकिस्तान की तरफ से कौन आएगा फिर, और अमेरिका की तरफ से कौन आएगा? देखिए जब आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान की जानिब से इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि किस तारीख को टेक्निकल टॉक्स जो हैं यहाँ पर होंगी बर्गनस्टॉक के अंदर, और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इस बात को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इट गिव्स यू अ सेंस कि चीज़ें कितनी रैपिडली इवॉल्व हो रही हैं। एंड पाकिस्तान की जानिब से हम आला सीनियर ओहदेदारान जो हुकूमती शख्सियात हैं, सिविल और अस्करी दोनों साइड से, वे आर एक्सपेक्टिंग, अभी तक नाम सामने नहीं आ रहा सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि 21 जून को टेक्निकल टॉक्स जो हैं इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के फॉलो अप में वो बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में होंगी। जी ठीक है, हाँ ये उनका आ गया, मैं भी पढ़ रहा हूँ इसको। और इसमें अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे, जबकि पाकिस्तान और कतर के सालसीन नुमाइंदे शिरकत करेंगे। तो अभी तक पाकिस्तान ने लेकिन ये नहीं बताया कि वहाँ पे कौन आएगा। तो इसका मतलब हम क्या ये समझें कि जेडी वैंस नहीं आएंगे, क्योंकि अगर अब्बास अराग़ची आ रहे हैं तो अमेरिका से भी स्टीव विटकॉफ लीड करेंगे, या मार्को रूबियो वहाँ से आएंगे? नहीं जी, जेडी वैंस नहीं ट्रैवल करे। इस डेलीगेशन को अब्बास अराग़ची और स्टीव विटकॉफ दोनों स्पेयर हेड करेंगे अपनी अपनी जानिब से। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान से भी सीनियर ओहदेदारान जो है वो सिक्योरिटी या सिविल अस्करी हुकाम से सीनियर जो ओहदेदारान है इस पूरे प्रोसेस से जो क्लोज रहे हैं वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। जी, क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा या पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला में से कौन आपके ख्याल में वहाँ पे पहुँच सकते हैं मुज़ाकरात को पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए? देखें, वज़ीर ख़ारजा साहब क्योंकि कायरो में R4 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं, और उनके हमरा जो हैं वो दीगर वज़ारत ख़ारजा के हुकाम भी मौजूद हैं। और वज़ीर दाखिला साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके विज़िट का एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो ये कि किसी तरह ईरान जो है वो आशूर तक ये मामलात को डिले ना करे। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरे ख्याल से हायर प्रोबेबिलिटी मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी यहाँ ज़ूरिख आने की, बर्गनस्टॉक आने की हायर प्रोबेबिलिटी मौजूद है। जी,
ठीक है, तो वहाँ मूड क्या है? इंटरनेशनल मीडिया तो वहाँ काफ़ी पहुँचा हुआ है, पाकिस्तान का मीडिया भी मौजूद है। क्या मायूसी हुई है ये मुज़ाकरात के डिले होने से, और उसमें इसराइल को क्या जिम्मेदार समझा जा रहा है इस बात का? देखिए, इजराइल हैज बीन स्पॉइलर इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ये कहना गलत नहीं होगा। मायूसी मायूसी उस तरह से नहीं थी, ये डिजेक्शन थी। डिजेक्शन जो थी वो पाकिस्तानी साइड जो है उस डिजेक्शन को खत्म करने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रही थी, और उसी की कंटिन्यूटी के अंदर हम देख रहे हैं कि कल जो होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं नविश्ता दीवार हो चुके हैं बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। यहाँ देखना है कि इजराइल जो है वो कितना इस प्रोसेस को स्कटल करने की कोशिश करता है। एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अब जब ये पाकिस्तान की जानिब से इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि 21 तारीख को मुज़ाकरात जो हैं, टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात जो हैं वो होंगे बर्गन स्टॉक के अंदर, तो इसका मतलब ये कि वज़ीर दाखिला अपने मिशन में ज़रूर कामयाब हो चुके हैं, और किसी ना किसी तरह की गारंटीज दोनों साइड से, सिर्फ पाकिस्तानी साइड से बतौर सालिस नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने अमेरिका की बिहाफ पे भी अगर कोई मैसेजेस कम्युनिकेट किए हैं उसमें डेफिनेटली कोई गारंटीज ऐसी मौजूद हैं जिसने ईरानी साइड को इस बात को कन्विंस किया है कि जी बिल्कुल ईरानी साइड भी सीरियस है, अमेरिकी साइड भी सीरियस है इस मामले को लेके। जी बहुत शुक्रिया अनस मलिक साहब हमका, और आपकी बातों से ये लग रहा है कि ब्रेक थ्रू हो गया है, और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं उन्होंने ईरान की क़यादत को मनाया है इस बात पे कि आप इन मुज़ाकरात का तातुल ख़त्म करें और मुज़ाकरात को अशूरा मुहर्रम से पहले शुरू करें, ताकि दुनिया को अमन का पैगाम जाए, और उसमें वो हो सकता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वहाँ पे करें। बहुत कामयाबी है पाकिस्तान की इस सेंस में कि इसराइल की पूरी कोशिश है कि इन मुज़ाकरात को सबटाच किया जाए, इस पीस डील को ख़त्म किया जाए, और पाकिस्तान ने जितनी कोशिशें की हैं उनको ख़राब किया जाए। लेकिन लगता है कि इसराइल को एक बार फिर मायूसी होने जा रही है। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ, हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी राना सेनेटर सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए सियासी अमूर, और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी को अगर कोई ख़तरा है तो शरपसंदों से ख़तरा है। ये शरपसंद ये चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म की कुर्सी ख़तरे में आए, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे बात ये भी पूछेंगे कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका स्टेटस क्या है, और आने वाले दिनों में सियासी मामलात किस तरफ जाएंगे। हॉट इशू होगा शफीउल्लाह जान साहब के साथ, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, और उनसे पूछेंगे कि 175 अरब की उन्होंने जो शर्त लगाई है, 175 अरब रुपए तब मिलेंगे वफाक को सूबे की तरफ से ग्रांट जब खान से मुलाकात करवा दी जाएगी। ये बात NEC में भी कही खैबर पख्तूनख्वा में, और आगे से क्या जवाब मिला उनको वफाक की तरफ से, इस पर बात करेंगे उनसे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा तेल की कीमतें तो कम होगी लेकिन महंगाई अभी भी कमर तोड़ है। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन करने का। राना साहब ये फरमाइएगा कि वाकई आपने जो बात की है उसमें कौन से वो शरपसंद हैं जो इस वक्त ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म की कुर्सी के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किया जाएं? ज़रा आप बताना पसंद करेंगे उनके नाम? ये वही शरपसंद हैं जो इस किस्म का प्रोपेगंडा करते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इस किस्म की जो है वो क्या सराइयाँ करते हैं। वरना इस वक्त वज़ीर आज़म ने जिस तरह से यानी इकॉनमी के महाज पे एक मुल्क जो डिफ़ॉल्ट होने के किनारे पे था, तो उसकी जो इकॉनमी है उसको इस्तेहकाम दिया, और अब इस्तेहकाम से जो है वो स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जो है वो इस बजट में जो है वो पाकिस्तान जो है वो बढ़ रहा है। सफारती महाज पे जो अनप्रेसिडेंटेड कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, और जिस तरह से पूरी कौम के लिए जो है वो फ़ख्र का बायस बनी है, और जिस तरह से जो है वो पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त जो है वो मुल्क की हुई है, कौम की हुई है, और इसी तरह से जो है वो दिफाई महाज पे मार का हक जैसी कामयाबी जो है वो भी इसी हुकूमत के जो है वो हिस्से में आई है। तो इसी तरह से सियासी महाज पे भी आपके इल्म में है कि तमाम मामलात जो हैं वो पॉलिटिकली जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। अभी कल ही उन्होंने अपोजिशन को दोबारा चौथी मरतबा जो है मुज़ाकरात की दावत दी है, तो इससे और ज़्यादा बेहतर अंदाज में कोई गवर्नमेंट को क्या परफॉर्म कर सकता है
तो इसके बावजूद अगर कोई लोगों के दिलों में बुग़्ज़ है, अनाद है, और कोई लोग इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, ये इस किस्म का जो है वो बयानियाँ चलाते हैं, तो ये फिर शरपसंदी के अलावा और क्या है? ये बात ठीक है आपकी, लेकिन वो लोग ये सवाल भी करते हैं, जैसे आपने चार चीज़ों का जिक्र किया है। सियासी महाज पे वो कह रहे हैं आपकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ आपके मामलात ख़राब हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बन नहीं रही, आज़ाद कश्मीर में मामलात ख़राब चल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बातचीत का आप कहते रहते हैं लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ रही। सियासी मामलात का ये है। मिलिट्री की दफाई महाज पे जो कामयाबियाँ हैं वो फ़ौज की हैं, जिसकी वजह से आपने जनरल आसिम मुनीर को प्रमोट किया फील्ड मार्शल के ओहदे पे, उनकी इस रिकग्निशन में कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है। इकॉनमी की बात जब आप करते हैं तो वज़ीर ख़जाना के बारे में हम सुन रहे हैं, 2.5 साल से वज़ीर ख़जाना है कि उनको बदला जाएगा और इसहाक डार साहब को लाया जाएगा। और जहाँ तक सफारती महाज की बात है, वहाँ पर अब ये खबरें आ रही हैं कि इसहाक डार साहब को बदल के मोहसिन नकवी साहब को लाया जाएगा। और हम देख भी रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब 3 हफ्तों में तीसरे दौरे पे गए हैं ईरान के खारजा महाज पे, और वहाँ से अब वो डायरेक्ट स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। जो अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत हो रही है उसमें पाकिस्तान की जो सालसी है उसको वो लीड करेंगे। तो फिर कहाँ पे ये कामयाबी है, किसके नाम, किसको हम इसका क्रेडिट दें? देखें ये जितना भी क्रेडिट है, ये जितनी भी कामयाबियां हैं, ये सारी की सारी जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ है, अंडर दिस फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, इसको आप डिटेल और जुज़वियात में जाके जो भले मर्जी कहते रहे कि जी ये काम फलाने किया है, ये फलाने किया है, ये ऐसे नहीं हुआ, ये वैसे हो गया है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो जो है वो अंडर दी सुपरविजन एंड अंडर दी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो हुआ है। ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो इसका जो है वो अल्टीमेट क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है। ठीक, बाकी ठीक है, हुकूमत ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है, ऑन पेपर आपकी बात दुरुस्त है, एक पूरी जो है वो टीम होती है। उस टीम में जो है वो कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ लोग कम अच्छा कर रहे होते हैं। तो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना को फिर बदलने की बात क्यों हो रही है, अगर जो सब अच्छा कर रहे हैं? तो नहीं, देखें, बात करने से कौन किसी को रोक सकता है? कोई जो मर्जी करता रहे बात। कोई सुबह उठे, आप देखें ना कि आखिर कोई 18-20 के करीब जो है वो प्रोग्राम होने होते हैं, 8 से 9 और फिर 10 से 11। तो कोई ना कोई मौजूद चाहिए, कोई ना कोई बात चाहिए। तो जो मर्जी जो है वो बात जहाँ से मर्जी शुरू कर दी जाए, जो मर्जी जो है वो बात कर दी जाए, उसके पीछे जो है वो फिर ये जो पॉडकास्ट है, ये आप जो आज सुबह उठे जो आपका दिल चाहे कर दें, करके उसको यूट्यूब पे चढ़ा दें, और वो बात जो है वो आगे से आगे चलती रहेगी, और किसी को ये मालूम नहीं होगा कि ये शुरू कहाँ से हुई है, इसकी बुनियाद क्या थी, इसकी एविडेंस क्या है, बुनियाद, इसकी रीज़न क्या है। बुनियाद में आपको एक थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूँ, बुनियाद की जो आपने बात की है। जैसे मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन वो वजारत ख़ारजा के काम भी कर रहे हैं इस वक्त, और उस वजह से ये बात आ रही है नहीं, कोई वजारत ख़ारजा का काम वजारत दाखिला के साथ। सर, ये अमेरिका ईरान के दरमियान जो सालसी हो रही है उसमें ईरान वो तीसरी दफ़ा गए हैं 3 हफ्तों में, बिल्कुल नहीं, और अब वो वहाँ से स्विट्ज़रलैंड गए। बिल्कुल नहीं कर रहे। तो कौन कर रहा है फिर? वजारत ख़ारजा का काम जो है वो तमाम तर काम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ और इंतहाई जो है वो कॉम्पिटेंस के साथ जो है वो इसहाक डार साहब कर रहे हैं। बाकी जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो, क्योंकि उन्हें फील्ड मार्शल का इत्माद हासिल है, तो जब वो फील्ड मार्शल ईरान गए थे वो उनके साथ गए थे, तो इसलिए ईरान से मुतल्लक अगर कोई मैसेज जो है वो फील्ड मार्शल की तरफ से शेयर किया जाना हो या पहुंचाया जाना हो, तो मोहसिन नकवी साहब वो ज़िम्मेदारी जो है वो बिल्कुल पूरी करते हैं। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों से
अगर एक आदमी जो है वो एक जिम्मेदारी पूरी कर रहा है तो इसको इस झगड़े में डाल दिया जाए कि जी ये फलां जगह क्यों गया है, तो फलां जगह क्यों नहीं गया। ये तो वैसे ही ठीक। इतने बड़े मामलात में ये चीज़ें छोटी बातें हैं ये। ठीक, हाँ ठीक है। तो क्या वजारतों में या काबीना में कोई रद्दोबदल हो रहा है कि नहीं हो रहा बजट के बाद जो हम सुन रहे हैं? देखें, जहाँ तक वज़ीर आज़म का तल्लक है उसका ये प्रोगेटिव है, वो जब चाहें रद्दोबदल कर सकते हैं। लेकिन आज इस वक्त तक जब कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस बारे में कोई ऐसी बात ना उन्होंने किसी से की है और ना ही कोई इस किस्म की जो है वो इन्फॉर्मेशन है। ठीक। अच्छा, अगला आगे बढ़ते हैं। ये जो NEC की मीटिंग हुई उसमें तय हुआ कि सूबे वफाक को पैसे देंगे और उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने ये कहा वहाँ पे कि अगर हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी तब हम ये ग्रांट देंगे। उनके 175 अरब रुपए उन्होंने कमिट किए हैं। तो क्या आपकी हुकूमत ने उस पर फैसला कर लिया है कि मुलाकात करवाई जाए ताकि वो ग्रांट वहाँ से आए और वफाक अपने खर्चे करे? देखिए, उन्होंने जो पूरी बात की है ना वो इस तरह से नहीं है। उन्होंने पूरी बात ये की है कि उन्होंने ये भी उनकी बात से साबित होता है कि उन्होंने वफाक की इस डिमांड को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसे अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए उसे पूरा करने की जो है वो यकीन दहानी भी करवाई और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मुलाकात करवाई जाए और ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि वो इस सिलसिले में जो है वो बात करेंगे। अब देखें, वज़ीर आज़म जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल तो नहीं है कि मुलाकात जो वहाँ पे वो बैठे हैं रजिस्टर लेके कि जी मुलाकात किसकी होगी किसकी नहीं होगी। ठीक है, इस मामले में जो रुकावट है या जो वजूहात हैं उसके मतलब वो ज़रूर जो है वो मालूम करेंगे। लेकिन KP के वज़ीर आज़म साहब ने ये बात उनको इस इशू में उन्होंने एग्री किया है, लेकिन साथ उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है या साथ एक डिमांड की है। वो अब वज़ीर आज़म इस बारे में बेहतर जानते हैं कि वो इस बारे में जो है वो उनका क्या उनका ख्याल है। तो अगर वो इस बारे में कोई मदाखलत या इस बारे में कोई इंटरवेंशन करना चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे। ठीक है। आखिर में ये बता दिए राना साहब कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस वक्त और वहाँ पे एक मुजाहिरीन बैठे हुए हैं रावलाकोट में कुछ, और वो चाहते हैं कि महाजिन की सीटें ख़त्म कर दी जाएं, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी सॉफ्ट कॉर्नर है कि हाँ ये ख़त्म करनी चाहिए क्योंकि इसका ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होता है। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हो चुके लेकिन 2 हफ्ते गुजर गए, अभी तक वहाँ हुकूमत साजी की नौबत नहीं आई, हालांकि आपकी तरफ से ये कहा गया है बार बार कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो दोनों जगह आपके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामला कुछ थोड़े से ऊपर नीचे जिसे कहना चाहिए हैं, और बजट भी पास होना है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं शायद ये पास ना हो सके। आपकी क्या राय है इस पे? जी, बजट अगले 3-4 दिन में पास होना है, वो आप देख लेंगे। बिल्कुल उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो बजट बिल्कुल पास होगा और बाहमी मुशावरत से होगा, कंसेंसस से होगा। GB के मामला जो है वो हल हो चुके हैं, लेकिन अब इजलास होगा। अभी तो मेरा ख्याल है कल तो नोटिफिकेशन हुआ है उनका सरकारी तौर पे जो इलेक्शन हुए हैं, तो उसके बाद अभी उनका इजलास होगा। इजलास में ओथ होगी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, लेकिन उसमें जो है वो दोनों पार्टीज़ की लीडरशिप ने PMLN और पीपल्स पार्टी ये तय हो चुका है कि गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो बनाएगी और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। गवर्नर की नामजदगी क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है तो वो PMLN से होगी। डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो है वो PMLN को मिलेगा। बाकी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करेगी पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा करेगी।
ठीक, और आज़ाद कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर में तो इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला फ्री, फेयर और क्रेडिबल वक्त पे होंगे? ये फेडरल गवर्नमेंट जी वक्त पे होंगे? जी वक्त पे उनका शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और उसमें मेरा ख्याल नॉमिनेशन ठीक। पेपर्स की स्टेज है, तो इलेक्शन बिल्कुल आइन के मुताबिक होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमसे बात करने के बाद। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू, खान से मुलाकात करवाओ 175 अरब लो, ये कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त हुआ है हमारे आज के हॉट इशू का, और आज का हॉट इशू हमारा है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो वफाक को ग्रांट नहीं देंगे। और ग्रांट क्या है? ग्रांट वो है जो कुछ अरसा पहले तय हुआ था, तमाम सूबों ने मिल के वफाक को 1700 अरब रुपया देना था, जिसमें 175 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा ने देना है ताकि वफाक अपने अखराजात, जिसमें दिफा भी है और कर्ज़ों की अदायगी भी है, उसमें वो उस पर वो कर सके। लेकिन अब जो वज़ीर आला हैं वो कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तब तक ये ग्रांट हम रिलीज़ नहीं करेंगे। इसके क्या असरात होंगे दोनों अतराफ़ के ताल्लुकात पर और वफाकी हुकूमत के बजट पर? हमें ज्वाइन किया है शफ़ी जान साहब ने, वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा। शफ़ी जान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो सवाल मेरा पहला यही है कि एक तरफ तो आपकी मुलाकातें हो रही हैं, जुनेद अकबर साहब, असद कैसर साहब, उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर ख़जाना से, राना सनाउल्लाह से और अमीर मुकाम से, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारी खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, और जिस पे आपने भी कहा है कि ये खान साहब से हमारी मुलाकात पर तैयार नहीं है, उनकी रिहाई के लिए तैयार नहीं है, इनके पास इख्तियार ही नहीं है, तो मुज़ाकरात क्या करें? ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कैसे आप इसको डिफेंड करेंगे? सबसे पहले अफसार साहब आपका शुक्रिया। जहां तक आपने शुरू में जिस ग्रांट का जिक्र किया, और जब एनईसी का इजलास था जिसमें सीएम अफरीदी साहब मौजूद थे और मुजम्मिल असलम साहब भी वहां पे मौजूद जो खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने वहां भी क्लियर स्टांस लिया था और क्लियर स्टैंड लिया था कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती इस ग्रांट के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। ये फैसला इमरान खान साहब ही लेंगे, सूबे में उनकी हुकूमत है। और इस ग्रांट को हमने इमरान खान साहब की मुलाकात से वहां भी मशरूत किया, और हमने कल आपने सुना होगा कि बजट स्पीच में सीएम अफरीदी साहब ने ये अनाउंस किया, और मैंने बारहा इस पे बात की कि जब तक मुलाकात नहीं होती इस ग्रांट को की जो प्रोसीजर है वो हम आगे नहीं लेके जा सकते। तो इस ग्रांट है ये इमरान खान साहब की मुलाकात से मशरूत है। ये तमाम तर सिचुएशन हम इमरान खान साहब के सामने रखेंगे। अगर वो इजाजत देते हैं तो बिस्मिल्लाह, अगर वो इजाजत नहीं दे रहे तो किसी सूरत में हम ये ग्रांट फेडरल हुकूमत को नहीं देंगे। जब आपने एनईसी की मीटिंग में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब वहाँ थे, मुजम्मिल असलम साहब वहाँ पे थे, उन्होंने ये मौक़िफ़ उठाया और आप ज़ाहिर तस्दीक कर रहे हैं, आप ऐसी तो बात नहीं कर रहे होंगे, तो की होगी आपने बात, मैं मानता हूँ। तो जवाब क्या दिया वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त? देखिए, जब ये बात उनके सामने रखी गई, और आज मेरी और मुजम्मिल साहब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एजेंडा भी शेयर किया गया जो एनएससी के इजलास में जो 4 नुकात पे बातचीत होनी थी। जब अफरीदी साहब ने ये बात उनके सामने रखी तो उन्होंने कहा कि जी इस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक वहां से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम बजट के लिए भी उनसे मिलना चाहते थे, और फिर सीएम अफरीदी साहब की जाती ख्वाहिश थी कि अगर मुलाकात नहीं होती तो 3 महीने का बजट हम पेश करें, जो कि एसेंशियल बजट होता है अफसार साहब, जिसमें तनख्वाहें होती हैं और दीगर जरूरी चीजें होती हैं, लेकिन वो कानूनी पेचीदगियों की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ। और फिर हमने ये फैसला जो है पार्टी के सामने रखा, तो पार्टी ने ये कहा कि आप 1 साल का बजट पेश करें, जो कल पेश हो चुका है। इस पे हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि जब तक मुलाकात नहीं होती ग्रांट हम नहीं देंगे। नहीं, तो एनईसी की मीटिंग में आप ये जवाब आपका ये है कि वाज़े तौर पे कोई जवाब नहीं दिया प्राइम मिनिस्टर ने, या उन्होंने वाज़े तौर पे कोई बात हाँ या ना में की है? जो प्राइम मिनिस्टर वहां पे जो इजहार ख्याल करते हैं, और एक वीडियो बनती है अफसार साहब, उस वीडियो में वो पोर्शन भी काटा गया है। उस वीडियो में 3 से 4 चीजें जो तहरीक इंसाफ और सीएम अफरीदी साहब के मुतालिक थी, जिसमें हमने इमरान खान साहब का जिक्र उनसे किया था, इस ग्रांट को उनकी मुलाकात से मशरूत किया था, उसका जिक्र उसमें था, वो काटी गई हैं। तो बात बड़ी वाज़ेह है और कि क्या चीजें काटी गई हैं?
देखिए, उसमें अफरीदी साहब का जो एक मौक़िफ़ की जीत थी, उसका ज़िक्र किया गया था, सूबे के हुकूक के हवाले से वो काटी गई हैं। फिर इमरान खान साहब से इस ग्रांट की जो मशरूत बात हमने वहाँ की थी, मुलाकात से मशरूत, वो काटी गई है। और फिर वो फुटेजेज़ उन्होंने जारी की हैं, जो आपने देखी होगी कि और दूसरी बात ये कि एक दफ़ा वीडियो बन गई थी और उस वीडियो को दोबारा बनाने के लिए पीएम शहबाज शरीफ जो है, उन्होंने दोबारा टीम बुलाई, दोबारा फुटेजेज़ बनाए और वो जारी किए। अच्छा। जी। अच्छा, ये तो बड़ी आपने आम बात बताई है। तो ये फिर लेकिन सवाल मेरा अभी भी वही है, उन्होंने जवाब क्या दिया जब आपने कहा कि ग्रांट तब दी जाएगी, और एनईसी की मीटिंग थी इसी काम के लिए, तो वहाँ तो वो मिनट्स में बात आ गई होगी ना, जब आपने कहा कि हम ग्रांट तब देंगे जब इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी, तो जवाब क्या मिला आगे? जी, बिल्कुल। देखिए, वहाँ पे 3 से 4 चीज़ें अबसार साहब डिस्कस हुई। एक जो हमारा जो फाटा का ज़म अज़ला का केस था, जो हमारी मौक़िफ़ की जीत हुई, इन्होंने हमें कहा कि 180 दिन में हम उसको सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए अपडेट कर देंगे, जिससे हमारा शेयर भी बढ़ेगा और हमारे जो ज़म अज़ला के पैसे हैं, वो भी हमें मिलेंगे। फिर इसके अलावा दूसरा जो था वो जो पेस्को से हमारा एक मुआहिदा था, 1,75,000 गंदम टन का, जो हम 25,000 रिसीव कर चुके हैं, 1.5 लाख टन अभी भी रहता है। और पास्को ये कह रहा है कि आपको नए रेट के मुताबिक हम गंदम देंगे। हम कहते हैं कि नहीं, आपने हमें पुराने रेट पे देना है। जो मुआहिदा आपने हमारे साथ किया है वो 4,100 का रेट है, जो नया रेट 5,200 का कह रहे हैं। तो वो उन्होंने ये मान लिया कि आपको 4,100 के हिसाब से ही जो है वो गंदम मिलेगा। फिर एआईपी मर्ज एरियाज की एलोकेशन की बात थी, वो भी मानी गई। और फिर जो बात थी ग्रांट से मशरूत, जो हमने मुलाकात से मशरूत की, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये हम आपस में डिस्कस करेंगे और इस पे हम आपको जवाब देंगे, जो अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। आपस में मुराद है कि वफाकी हुकूमत डिस्कस करेगी और आपको जवाब देगी, ये पार्टी? उन्होंने यही कहा कि जो आपके जो मुतालबात है, इस पे हम जो है डिस्कशन करेंगे, हम बातचीत करेंगे और जो भी हुआ आपको उससे आगाह कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ठीक तक हमें उस फैसले से के मुतालिक आगाह नहीं किया और हम अपने स्टैंड पे खड़े हैं कि ये ग्रांट जो है ये इमरान खान साहब की मुलाकात से मशरूत है। ठीक है। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब से 2 बार, तो उसमें उन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने क्या गारंटीज को दी हैं, कोई वादा किया है कि मुलाकात हो जाएगी? अफसार साहब, पहली बात ये कि जो मुलाकात जिसके बारे में बड़ा चर्चा था मीडिया पे, जिसको ये कहते हैं कि खुफिया रखा गया, वो मुलाकात खुफिया नहीं रखी गई। ये मुलाकात जब हुई थी तो जब मैंने कई टॉक शोज में 20 मई को जो है वो मैंने खुद कहा था जी बिल्कुल ये मुलाकात हुई है। फिर अफरीदी साहब ने भी अपने प्रेस टॉक में इस मुलाकात को माना था और उन्होंने कहा था बिल्कुल मैं मिला हूँ, सूबे के अमन और अमान के हवाले से बातचीत हुई थी। ये उसी रात उस मुलाकात हुई थी जब सीएम अफरीदी साहब बन्नू और हंगू आए थे और इस मुलाकात में सूबे के अमन और अमान के हवाले से ही बातचीत हुई थी। बैरिस्टर गौहर इस मुलाकात में मौजूद। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से कोई बात नहीं हुई ना, उनकी रिहाई के बारे में? नहीं, सियासी कोई उनसे गुफ्तगू नहीं हुई। ये जो मुलाकात थी इसमें सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान और लाइन ऑर्डर की जो सिचुएशन ये थी थोड़ी सी उसको अजीब बात डिस्कस नहीं किया है गया। कि सियासी क्यों नहीं है? आप भी सियासतदान हैं, मोहसिन नकवी भी सियासतदान हैं, सेनेटर हैं, तो सियासी गुफ्तगू करना कोई जुर्म तो नहीं है। और फिर आपके खान साहब की रिहाई के लिए, मुलाकात के लिए आपकी पार्टी बहुत कोशिश कर रही है, तो वज़ीर दाखिला बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वेल कनेक्टेड हैं, उनसे मुलाकात हो रही है वज़ीर आला की, तो क्यों नहीं की मुलाकात की बात? खान साहब से मुलाकात की बात क्यों नहीं की? देखिए अफसार साहब, मोहसिन नकवी साहब भी एक ओहदे और एक मनसब पे इस वक्त बराजमान है और अफरीदी साहब भी एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है। ये मनसब की मुलाकात मनसब से ही थी और जो एजेंडा था वो सूबे के अमन अमान थी, लाइन ऑर्डर सिचुएशन था और सिर्फ उसी पे डिस्कशन हुई, सियासी इसमें कोई बातचीत नहीं हमने। ठीक। अच्छा, अभी मुगलपुरा जलाओ गिराओ केस 9 मई का, आज उसका फैसला आया है। यास्मीन राशिद साहिबा और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। आपका तबसरा इस पे? सबसे पहले कि जो सजाई हुई है इसको हम मुस्तरद करते हैं। इन तमाम साहबान को जो इस वक्त तक कोट लखपत जेल में हैं, महमूद रशीद साहब हो, इजाज चौधरी साहब हो या फिर उमर चीमा साहब हो, यास्मीन राशिद साहिबा हो, ये इमरान खान साहब से वफादारी की सजा काट रहे हैं। 9 मई में इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ना ही इस किस्म की इन पे कोई केस साबित हुआ है। ये जो सजाएं आज 10-10 साल सुनाई गई है गाड़ी के जलाओ के केस में, ये इसके कोई बुनियादी इनके पास सबूत भी नहीं है। देखिए, हमने तो
पहले कहा है कि जिसने 9 मई किया बिल्कुल उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक अदालत के सामने सबूत देने चाहिए। एक तरफा कार्रवाई से आप किसी पे भी केस साबित नहीं कर सकते। ये जो आज फैसला आया है, ये जो बुनियादी इंसाफ के तकाजे है उसको जो है मीट नहीं किया गया, ना ही वो पूरे किए गए हैं, ना गवाहान पेश हुए हैं, और जिस तरीके से ये सजाएं सुनाई जा रहे हैं। फिर आपने एक और चीज अफसार साहब कि जिसने 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ से अपनी राह जुदा की, अगर वो 9 मई में उसके फुटेज भी मौजूद है, उनके मुलविस होने का भी सबूत मौजूद है, तो उनको बरी क्यों किया जा रहा है? फिर जो लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं उनको सजाएं देना, तो ये वाज़ेह हो जाता है। लेकिन आपका इशारा शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ है, लेकिन वो तो पीटीआई उन्होंने नहीं छोड़ी। कुरैशी साहब तो पीटीआई के साथ है, वो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं। वो जिस तरीके से जेल काट रहे हैं वो मिसाली है। और आपने देखा होगा कि तो फिर क्या वजह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को तो 6 केसेस में बरी कर दिया गया, 6ठा केस है जिसमें बरी किया गया है, लेकिन यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज हैं, आप कह रहे हैं उनके खिलाफ जो सबूत वो मुनासिब नहीं है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को कच्चे सबूतों की बुनियाद पे तो छोड़ दिया गया, इन दोनों को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? क्या वजह समझते हैं आप? देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि सबूत किसी के खिलाफ भी नहीं है, ना यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ है और ना ही शाह। तो फिर बाज को सजाएं दे रहे हैं, बाज को नहीं दे रहे, ये कैसे है? अब ये तो वो बेहतर बता पाएंगे कि ये पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं, कि पिक एंड चूज करने का मकसद क्या है, क्या किसी की क्रेडिबिलिटी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे हीरो हैं। आपका मतलब ये है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया गया है तो वो पिक एंड चूज की वजह से किया गया है, ये तो साफ जाहिर होता है कि आप 6 केसेस में जो है वो 4 से 5 लोगों को सजा देते हैं और एक शख्स को बार बार हर केस में बरी कर रहे हैं, तो आप खुद इस किस्म की कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं जिससे तजब्जुब का शिकार हो। लेकिन हम तजब्जुब का शिकार नहीं होंगे। कुरैशी साहब हमारे हीरो हैं, जिस किस्म की वो कैद काट रहे हैं वो मिसाली है। ठीक, बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह जान साहब हमसे बात कर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल एक बहुत अहम मसले पे जो है महंगाई। वक्त है आज के एडिटोरियल का, और आज का एडिटोरियल है तेल की कीमतें तो कम होगी लेकिन महंगाई अभी भी कमर तोड़ है। आपको बताते हैं लेटेस्ट सूरत हाल क्या है कि पेट्रोल की कीमत जब जंग शुरू हुई फरवरी 2026 में उस वक्त 266 रुपये थी। इस वक्त जून 2026 में कम होके जब जंग रुक गई है 299 रुपये पे है। पेट्रोल पर लेवी फी लीटर 84 रुपये थी फरवरी में, जून में 66 रुपये कम हो गई है उस वक्त से। डीजल फी लीटर 280 रुपये उस वक्त था, अब 311 रुपये है। डीजल पर लेवी उस वक्त 76 रुपये थी, आज 72 रुपये पर लीटर है। तो काफ़ी कमी इन चीज़ों में आई है। लेकिन उस वक्त जो किरायों में इजाफा हुआ था 30 से 50% तक इजाफा किया गया ऑनलाइन टैक्सीज और पब्लिक गाड़ियों में के किरायों में, जो अब नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन वो उतना नीचे नहीं आ रहा जितना वो बढ़ाया गया था। हालांकि तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं और ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन ने डीजल की कीमत में कमी पर बसों के किराए में 15% कमी का ऐलान किया है। हालांकि ये बढ़ाया गया था 30 से 50% तक। तो इस पे किसने अमल करवाना है? इस पे हुकूमतों ने अमल करवाना है, सूबाई हुकूमतों ने अमल करवाना है, ज़िला इंतजामिया ने अमल करवाना है, लेकिन कोई नहीं करवा रहा। और अब आज भी बस स्टैंड पर मौजूद शहरियों का ये कहना है कि ये सारा वैसे का वैसे ही चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम अशिया खुर्दोनोश देखें जिनकी कीमतें बढ़ाई गई इस बुनियाद पे कि जी ये तो तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। आटा उस वक्त 10 किलोग्राम 1000 से 1200 रुपये तक, आज 1200 से 1300 तक है। चीनी 1000 से 1300 रुपये 10 किलोग्राम, आज 1500 है, उसकी कीमत भी ज़्यादा है। चावल 1400 रुपये, आज 1250 से 2000, उसकी कीमत भी ज़्यादा है। तेल 5 लीटर 2500 रुपये का था, आज 2850 से 3150। आप देखें कितना अभी भी महंगा है। बड़ा गोश्त 1100 से 1400 रुपये फी किलो, अब 1200 से 1500। छोटा गोश्त 1700 से 1800 रुपये और अब 2500 से 3000 रुपये पर केजी है। और मुर्गी 1 किलोग्राम 450 की थी, अब 550 रुपये की है। दूध 1 किलोग्राम 180 रुपये तब था फरवरी में, अभी 250 से 220 के दरमियान। अंडे 1 दर्जन 250 से अभी 230 है। दही 200 रुपये था उस वक्त, अब दही 240 से 280 रुपये। इसी तरह अगर आप सेब, केले, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, दालें देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो कीमतें फरवरी में थी तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से बढ़ाई गई, अब वो कम नहीं की जा रही। हालांकि तेल की कीमतें हुकूमत ने काफ़ी हद तक कम कर दी हैं। सूबाई हुकूमतें, सूबाई इंतज़ामिया
किधर है, आवाम किससे जाके फरियाद करें, किसको कहें। तो सूबाई हुकूमतों का, ज़िले इंतज़ामिया का यह फ़र्ज़ है कि जिन्होंने कीमतें बढ़ाई उनकी कीमतें वापस वहीं पे लेके आई जाएं जहां पे फरवरी में थी, जब तेल और डीजल की कीमतें कम थी। आज के लिए इतना ही। खुदाफिज एंड गुड नाइट।